ओके अच्छा जी, अब यहाँ से जो हमने इससे पहले जो स्टूडेंट काम किया था टोटल कॉस्ट फंक्शन के बारे में, टोटल रेवेन्यू का फंक्शन, और एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, कि इसमें था कि अगर आपके पास रिजल्ट जो है पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ रहा है तो तब आप उसे कैसे जनरेट करेंगे। अगर नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं इट्स मीन आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में चला गया है। ठीक है, अगर आपके पास जो, अगर हमने x1 x2 x3 या कोई x के वेरिएबल्स की अमाउंट गिवन कर दी है तो उस कंडीशन में क्या चीज आती है, जरा सा उसको रिवाइज भी कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसको देख भी लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो चलें, एक इजी सा क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर फंक्शन है इन्वॉल्विंग द 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सरसाइज आज हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन 5.1 के। जी, इसमें जो चीज है स्टूडेंट वो सामने आपके है कि कोई हम लगे कि एफ ऑफ जी स्टूडेंट यस, एक मिनट। अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था ये शायद। अच्छा जी, आगे जरा देखें कि मैं आपसे दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास है फंक्शन है एफ ऑफ x1 x2 x3 x4 एंड x5, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर के 5 जो है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। हाँ, इज इक्वल टू a नोट a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 प्लस a5 x5। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 5 जो है इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उसका ये आपने एक फंक्शन जो है वो जनरेट कर दिया है। ठीक है, उसके साथ की कांस्टेंट आपके, ये आपने किसकी जनरल फॉर्म मेंशन कर दी। ठीक है, प्लस कांस्टेंट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 में जो है एग्जांपल नंबर 1 को मैंने y = 5x1 + 3x2 + 25 करके शो किया हुआ है। इसको भी अभी पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। पहले मैं जरा से इसे जूम कर दूं, फिर इसे जूम इन कर दूंगी। अच्छा जी, अब इसमें आपसे कहा यह गया है इस क्वेश्चन के अंदर, a profit function, a manufacturer of the microcomputers produces the 3 different models है। ठीक है, उसने 3 डिफरेंट तरह के मॉडल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं एक ही आदमी ने। ठीक है, और द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द होलसेल प्राइसेस। ठीक है, उसने जो इसका जनरेट किया उसमें होलसेल किया है, मटेरियल कॉस्ट को मेंशन किया है और लेबर कॉस्ट को जो है उसने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से एनुअल फिक्स कॉस्ट जो है वो है 25 मिलियन। 1 मिलियन के अंदर स्टूडेंट होते हैं 160 यानी 10 लाख होते हैं। ठीक है, हमेशा 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, इसी वजह से 25 मिलियन का मतलब है कि 25 और आगे उसके 6 जीरोस आप लगा देंगे। अच्छा, अब यहाँ से आगे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपके पास जो है 2 तरह की चीजें हैं कि आपके पास होलसेल प्राइस है, मटेरियल कॉस्ट है और लेबर कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ से ये जो होलसेल प्राइस है ना, ये तो आ जाता है आपके पास टोटल रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू ये था कि एक जो यूनिट है उसके प्राइस और उसको मल्टीप्लाई बाय एक्स कर दिया जाए। ठीक है, और ये मटेरियल और लेबर कॉस्ट जो है ना, ये आपके पास आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट।
ठीक है, कि आपको आप एक मॉडल 1 या मॉडल 2 मॉडल 3 आप सबके साथ x मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ मॉडल 1 के साथ आप x1 करेंगे, मॉडल 2 के साथ आप x2 और मॉडल 3 के साथ आप x1, मतलब यानी यहाँ पे x1, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x3, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, जैसे इसका तो चले x1 ये दोनों जो है मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ये आपके पास दोनों ही x1 के अंदर आ जाएंगे, रिप्रेजेंटेशन में आएंगी। सिमिलरली ये दोनों चीजें जो है ये x2 के अंदर वेरिएबल के साथ वेरिएबल कॉस्ट के साथ x का इस्तेमाल होता है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास x3 का डिजिट जो है वो यूज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके जो डिस्कशन है उसको पढ़ने से पहले जो है ना स्टूडेंट, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ लास्ट वाला लेक्चर, और हम थोड़ा सा इससे जूम इन करते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे है, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं आपको जरा सा एक तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले पढ़ा था कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है इन द लास्ट। टोटल रेवेन्यू जो होता है वो होता है कि कॉस्ट पर यूनिट, एक मतलब मैंने अगर 500 ड्रेसेस करने हैं तो पहले एक के प्राइस x होता है क्वांटिटी। ठीक है, 500 का ऑर्डर आ गया तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ड्रेस है वो 2000 का सेल किया, वन ड्रेस है, ठीक है, x की वैल्यू 1 है 2000, तो ये जो टोटल रेवेन्यू है इस टोटल रेवेन्यू के अंदर शामिल है मेरा प्रॉफिट और मेरी कॉस्ट। ठीक है, मेरा जो खर्चा हुआ है ना, यानी मैंने कह दिया कि मेरे एक सूट जो है वो आज 2000 का सेल किया, इसका मतलब है वो मेरा 2000 प्रॉफिट नहीं है, उसके अंदर मेरे एक्सपेंडिचर भी लगे हैं और मेरा प्रॉफिट भी उसमें शामिल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका वो सूट जो है, मेरी कॉस्ट जो है वो 800 लगी है। ठीक है, अगर वो मेरी कॉस्ट जो है वो सूट को चले 1200 का, 1500 का सूट चले लगा, मेरी कॉस्ट 1500 की है, तो इसका मतलब है कि 500 प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर जब आप जाएंगे, प्रॉफिट लिखेंगे कि टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी टोटल रेवेन्यू मुझे उस सूट के प्राइस मिले 2000 माइनस उसमें मैंने अपना खर्चा जो है वो माइनस कर दिया, इसका मतलब है कि 500 रुपीज मुझे पर सूट के ऊपर जो है प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है, ये प्रॉफिट के अंदर आ जाता है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू के अंदर आपकी दोनों चीजें शामिल हैं, कॉस्ट भी आपकी शामिल है और आपका प्रॉफिट भी शामिल है, दोनों चीजें इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, अच्छा जी ये तो होगी टोटल रेवेन्यू की बात। अब आ जाते हैं हम टोटल कॉस्ट के ऊपर। टोटल कॉस्ट होती है के अंदर आ जाता है स्टूडेंट आपके पास वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपने जो भी बिल्डिंग ली है, चाहे स्कूल बनाना है, बुटीक बनाना है, चाहे कोई फैक्ट्री लगानी है, उसका रेंट बिल्डिंग का। ठीक है, अगर वो आपकी अपनी है, ऑनर है आप उसकी जमीन के, आप कह रहे हैं कि मेरे पास ये जगह फालतू, मैं इसमें फैक्ट्री लगा लेता हूँ, भी आपको जो रेंट है ना वो उसका आपको, आपने जारी बात है वो बिल्डिंग किसी और को किराए पे नहीं दी, तो आपने अपने यूज के लिए रख ली, तो उसके फिक्स कॉस्ट के अंदर आएगा। अच्छा रेंट हो गया, इसके अलावा आपने जो उसका जो उसकी बिलिंग है, बिल वगैरह है, मे भी आपने देखें उसमें आपने लाइटिंग भी लगानी है, फैन वगैरह स्प्लिट वगैरह भी यूज करना है, जो आप उसकी लाइटिंग या फिर उसका टेलीफोन का मिनिमम बजट जो है वो लाजमी आएगा। और इसके अलावा आप उसके लिए जो भी अखराजात आप कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके इसके अंदर फिक्स कॉस्ट के अंदर आते हैं। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आमतौर पर मटेरियल कॉस्ट आ जाता है, जो आपने कपड़ा खरीदा है, जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल है ना कि आपके पास 100 सूट्स आते हैं तो आपने 100 सूट्स के कपड़े खरीदने हैं, ऑर्डर अगर आ जाता है, अगर आपका बुटीक है, ठीक है, अगर आपने इसके अलावा आपने मशीनरी यूज करनी है, वो भी मटेरियल कॉस्ट के अंदर आ जाती है। अगर आप उसके फैक्ट्री के अंदर कपड़ा बन रहा है तो उसमें आप मशीनें जितनी यूज करेंगे, ठीक है, उसको हम लूम्स भी कहते हैं, तो वो फिर कितनी। इसके अलावा मटेरियल कॉस्ट के एक और चीज आ जाती है कि आपके पास लेबर जो है, ठीक है, ज्यादा ऑर्डर आ गया तो आपको ज्यादा लेबर लगानी पड़ेगी। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट, अगर आपने बहुत ज्यादा कर दिया तो आपको सारी बात है जो भी उसका टीसीएस का खर्चा आता है, या जो भी शिपिंग का आपके पास खर्चा आता है तो वो आप इसके अंदर लगाएंगे, शिपिंग कॉस्ट आएगी। इस तरह से कितनी भी मिसलेनियस जो है ना वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, आप सोचते जाएं कि क्या क्या चीजें हैं वो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आती जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है टोटल कॉस्ट। ठीक है,
और प्रॉफिट के बारे में हमने बात की हुई है पहले ही कि प्रॉफिट का जो होता है वो टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, ये तो हो गया आज का काम यहाँ तक का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, पहले मैं इसको जरा सा क्वेश्चन को सेट कर लूं ताकि आप साथ साथ देखेंगे उसे और साथ साथ हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर प्रोड्यूसेस द three different models. The following table summarizes the wholesale prices, material cost per unit and labor cost per unit. ठीक है, एनुअल फिक्स कॉस्ट आर 25। ठीक है, ये मैंने 26 कॉस्ट है। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले लिखा कि हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं, जरा उसको देख लें। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है joint retention for sale of the three different microcomputer models. जी अच्छा जी, सबसे पहले स्टूडेंट आप इसमें इस तरह से लिखेंगे कि एक मिनट। हाँ जी स्टूडेंट, मैं जरा डिफरेंट प्लेस पे आती हूँ, शायद वहाँ पे ना नेट का इशू चल रहा था। अच्छा एक मिनट ठहरे स्टूडेंट, एक मिनट। ओके मैम।
अच्छा जी स्टूडेंट, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा अच्छा, आ रही है आवाज, ठीक है। असल में मैंने अब अपनी जो है ना स्पेस जो है वो जरा जगह जो है वो जरा चेंज की है। अच्छा जी स्टूडेंट, अब यहाँ से हम दोबारा से इधर से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, x1 जो है वो डिनोट करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट मॉडल 1। x2 जो है वो डिनोट करेगा मॉडल 2। ठीक है, सिमिलरली एंड x3 जो है मॉडल 3। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि x1 x2 और x3 जो है इन मॉडल्स को जब डिनोट करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि आपके पास जो टोटल रेवेन्यू है वो आ जाएगा 500 x1। यहाँ पे आप देख रहे हैं 500 x1 प्लस 1000 x2 प्लस 1500 x3। ठीक है, ये वाली जो चीज है ये इस तरह से आ जाती है आपके पास। तो अच्छा, यहाँ से जरा देखिएगा 500 x1 प्लस 1000 x2 प्लस 1500 x3। ठीक है, ये चीज आपके पास आ जाती है। इसमें अब जो है ना ये टोटल रेवेन्यू आपके पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये पहला पार्ट आपका स्टूडेंट सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कि डिटरमिन अ जॉइंट टोटल रेवेन्यू फंक्शन फॉर सेल्स ऑफ द 3 डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर मॉडल्स आ जाता है। अच्छा जी, अब सेकंड पार्ट की तरफ अब हम आते हैं। ये टोटल रेवेन्यू जो है ना इसका नाम आपने इक्वेशन नंबर 1 करके लिख देना है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट है डिटरमिन एन एनुअल टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब इसमें टोटल कॉस्ट फंक्शन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग द 3 मॉडल्स। ठीक है, तीनों मॉडल्स की वो बात कर रहा है क्योंकि उसका यूनिट है, उसके अंदर तीनों उसने मॉडल्स लगाए हुए हैं, तो वो तीनों के ऊपर जो है वो बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है टोटल कॉस्ट जो होती है वो आपके पास क्या आती है? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। एग्जैक्टली। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारे पास क्या है मेंशन की हुई? 25 मिलियन। ठीक है, ये आपके पास 25 मिलियन है। ठीक है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर आपके पास है मटेरियल कॉस्ट है और प्लस है लेबर कॉस्ट। ठीक है, कि एक तो वो जो मटेरियल पे लगाना है वो। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मटेरियल कॉस्ट को मैं पहले लिख लेती हूँ। ठीक है, x1 x2 और x3 के साथ 175 x1 प्लस 400 x2 प्लस 750 x3। ठीक है, ये तो हो गई इसकी। प्लस कर दिया वेरिएबल लेबर कॉस्ट को। ठीक है, लेबर कॉस्ट है 100 x1 प्लस 150 x2 प्लस 225 x3। ठीक है, ये आपके पास आ गई लेबर कॉस्ट और इसका आ गया। अब हमने क्या किया कि इनको आपस में ऐड कर लेना है। x1 को x1 के साथ ऐड करेंगे और x2 को x2 के साथ आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मतलब उसकी चले सेटिंग कर लेते हैं। 175 x1 प्लस 100 x1। ठीक है, x1 वाली वैल्यूज आपने पहले लिख ली, फिर प्लस 400 x2 प्लस 150 x2। x2 वाली वैल्यूज लिख ली, फिर x3 की वैल्यूज हैं प्लस 750 x3 प्लस 225 x3। अब आपने इसको ऐड किया x1 को x1 के साथ 275 x1 प्लस
इनको आपने ऐड किया 800 और 900, नो x2 और x2 ये है 550, ठीक है 550 x2 प्लस 750 और 225 जो है वो 975 x3, ये आपके पास आ गया जी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब आपने दोबारा से लिखा कि आपके पास टोटल कॉस्ट जो थी उसके अंदर क्या क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट ये है आपके पास 275 x1 प्लस 550 x2 प्लस 975 x3 प्लस 25 मिलियन 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये आपके पास आ गई ये चीज। अभी मैंने इसमें अच्छा जी अब यहाँ पे देखिए ये तो क्या हो गया बी पार्ट, डिटरमिन एन एनुअल कॉस्ट फंक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द 3 मॉडल्स है, ठीक है। अब सी पार्ट है डिटरमिन द प्रॉफिट फंक्शन फॉर सेल्स ऑफ द 3 मॉडल्स, ठीक है। तो हमने ये कहा कि ठीक है इसका नाम हम इक्वेशन नंबर फिलहाल 2 रख देते हैं। ने कहा है कि आपने निकालना है प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन के अंदर का मतलब है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा अब टोटल रेवेन्यू जो है स्टूडेंट वो क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है वो ये है, इन तीनों को ना ऐड किया हुआ है ना टोटल रेवेन्यू के अंदर, ठीक है इक्वेशन नंबर 1 टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मैं सामने रखूंगी, ठीक है ये टोटल कॉस्ट है क्योंकि मुझे यहाँ से तो टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट मुझे यहाँ से मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे लिखा बाय पुटिंग द इक्वेशन नंबर 1 and 2, then we get प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू जो है वो है मेरे पास 500 x1 प्लस 1000 x2 प्लस 1500 x3 माइनस ब्रैकेट में मैंने लिखा 275 x1 प्लस 550 x2 प्लस 975 x3 प्लस 25 मिलियन ये। अब मैंने ये किया स्टूडेंट के इसको माइनस कर देते हैं तो 500 साइन को इस्तेमाल किया 500 x1 यानी कि टोटल रेवेन्यू का ये लिखा माइनस टोटल कॉस्ट भी लिख दिया। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 1000 x2 प्लस 1500 x3 माइनस 275 x1 माइनस 550 x2 माइनस 975 x3 माइनस 25 मिलियन। अच्छा ये तो आ गया आपके पास प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अब मैंने इसमें इस तरह किया x1 को x1 से माइनस कर देते हैं, इसको हम बजाय इसके के स्टूडेंट जैसे ही लिंक जो है डिस्कनेक्ट होगा आप इसको अगेन ज्वाइन करेंगे। अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा x1 की वैल्यू को आपने x1 से माइनस किया, 500 को मैंने किया 275 से। चले मैं एक दफा इसको फिर दोबारा से ऐसे लिख देती हूँ कि मिस्टेक का ना रहे। 500 x1 माइनस 275 x1, ठीक है। x1 वाली वैल्यूज को मैंने एक साइड पे लिखा प्लस 1000 x2 और फिर माइनस जो है 550 x2। x3 की बात करते हैं अब हम प्लस 1500 x3 माइनस 975 x3 माइनस 25 मिलियन। अच्छा जी अब मैं स्टूडेंट आपके सामने कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ। 500 माइनस 275 500 माइनस 275 जी 225 225 x1 फिर 1000 माइनस 450 x2 प्लस 450 x2, ठीक है माइनस ये प्लस 525, ठीक है 525 बात है। यस मैम। अच्छा ठीक है स्टूडेंट ये आ गया x3 और यहाँ पे माइनस आ गया 25 मिलियन।
ये आपके पास आ गई प्रॉफिट की, ठीक है। लेकिन अभी तक ना हमें अननोन वेरिएबल्स की वजह से पता नहीं चल सका कि हमारे पास क्या है, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, किस तरह से, ठीक है। तो उसके लिए जो है डी पार्ट की तरफ आए, ये आपका सी पार्ट हो गया। डिटरमिन द प्रॉफिट फंक्शन फॉर सेल्स ऑफ द 3 मॉडल्स। डी पार्ट है व्हाट इज द एनुअल प्रॉफिट इफ द फर्म सेल्स 20,000, 40,000 एंड 10,000, ठीक है, यूनिट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द 3 मॉडल्स। यानी यहाँ पे आपके पास डी पार्ट में आपने प्रॉफिट ही निकालना है, लेकिन इसमें उसने कहा x1 जो है उसके जो यूनिट तैयार करने हैं वो 20,000 करें, x2 के जो यूनिट है वो आप तैयार करें 40,000, और x3 जो है उसके यूनिट जो है वो तैयार करने हैं हमने 30,000, ठीक है। इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 3 रख दें। तो हमने ये लिखा है डी पार्ट में, आप इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 को लेंगे और उसी को लिखेंगे दोबारा से 225 x1 प्लस 450 x2 प्लस 525 x3 माइनस 25 मिलियन अब आपने कहा कि बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 x2 एंड x3 x3, तो यहाँ पे आ जाता है 225, x1 की वैल्यू 20,000 आपने की कि जो मॉडल 1 है उसके एक यूनिट का 225 लग रहे हैं, उसमें 20,000 यूनिट तैयार करने हैं, प्लस 450, और x2 जो है वो है 40,000 प्लस आगे है 525, मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ 525, x3 जो है वो है 10,000 माइनस है 25 मिलियन। अच्छा जी, अब स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेटर की ही अगेन हेल्प की जरूरत पड़ेगी हमें। मैम अच्छा जी, वैल्यू आएगी 4, 5, जी स्टूडेंट दोबारा से बताइएगा। 4, 5 और आगे 5 0 आएंगे। ठीक है, और 450 को 40,000 से अगर आप 18, मल्टीप्लाई करें 18, और आगे देखें 18 के बाद 6 0। ठीक है ठीक है ठीक है, और प्लस आगे 5 to 5, 5 to 5, 5 0। और फिर माइनस 25, इनको सम अप कीजिएगा जरा। जी स्टूडेंट, मैम 5 के बाद 7 0 लगा के आंसर आएगा माइनस करके। नो नो नो, नहीं ऐसा तो नहीं है स्टूडेंट, दोबारा से आप देखें। आपने ये कहा 45 के बाद 5 जीरोस हैं, इस क्वेश्चन में 45 के बाद 1 2 3 4 5 कैलकुलेशन में स्टूडेंट मिस्टेक हो भी सकती है, ठीक है। 3 4 5, अच्छा जी, प्लस किया हमने 1 8 1 2 3 4 5 6, अच्छा जी, प्लस है 5 to 5 1 2 3 4 5, फिर माइनस किया 25 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव के साथ ही आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है इसका रिजल्ट कुछ और आता है, ये नहीं आता इसका रिजल्ट। इसका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अस तो ये आ रहा है ना, लेकिन ये नहीं रिजल्ट आता स्टूडेंट इसका, ये वैसे आ रहा है लेकिन नहीं। चलें जी, इसकी कोई मिस्टेक है तो वो देख लेते हैं।
225 को हमने 20,000 के साथ किया। मिस्टेक हो सकता है पीछे से कोई हो गई हो, ठीक है। 225 ज्यादा पानी है थोड़ा है। अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा जी, ये हमारा रिजल्ट भी यही आया था क्या जी? 3 और 2 4 5 जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे चले, जो भी ये आंसर आया है ना, इसको आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। मेरा तो ख्याल है इसमें कोई 2 का डिजिट भी आया हुआ था, इस तरह से 27 का इस तरह से कोई डिजिट आया हुआ था। चलें देख लेते हैं इसको, हो सकता है कि ऊपर कोई हमने सम अप करने में मिस्टेक ना कर दी हो। अच्छा जी, ये 225 इसके साथ 450 को आप 40,000 के साथ करके देखते हैं। 450 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 40,000 के साथ, तो ये आ जाता है 18 6 डिजिट्स, ठीक है। और सिमिलरली अगर 5 to 5 को देखा जाए तो उसके साथ तो 4 डिजिट 1 2 3, यहाँ पे मेरा ख्याल है प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉब्लम ये 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 5 डिजिट नहीं लगाने चाहिए, यहाँ पे हमें एक जीरो कैंसिल करना होगा, ठीक है। और माइनस ये 25। चलिए जी इसको करके देख लेते हैं इस तरह से। अच्छा जी, पहली है अमाउंट आपके पास है 45 है, 1 2 3 4 5 जी, 45 1 2 3 4 5 प्लस किया 18 और 6 डिजिट्स हैं, फिर है प्लस 5 to 5 1 2 3 4 माइनस 25